नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे केदारनाथ अग्रवाल कक्षा 9 में। केदारनाथ अग्रवाल को हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने देखा था कि कवि जो हैं वो चंद्रगैना नामक स्थान से वापस लौट रहे हैं और लौटते वक्त उन्हें किसान का एक खेत नजर आता है और उसका दृश्य वो अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कल हमने देखा था कि किस प्रकार से उस खेत के नीचे की तरफ एक तालाब बना हुआ है और उसमें जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो एक गोल खंभा नजर आता है। वहां पर बगुला जो एक पक्षी है वो किस प्रकार अपनी नकली नींद लेकर मछलियों का शिकार करता है और एक काले माथे वाली चिड़िया है वो अपनी पीली चोंच में अपने शिकार को फंसा कर ले जाती है, मछली को ले जाती है। उससे आगे देखो, ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है। ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूं, जाना नहीं है। अब देखो कवि क्या कर रहे हैं, और यही से, ओ का मतलब यहां पर और है। ओ का मतलब यहां पर क्या है, और। ओ का मतलब है यहां पर और। तो कवि कह रहे हैं खेत के नीचे की तरफ तालाब का वर्णन किया, फिर कहते हैं कि और यही भूमि ऊंची है, पास में ही ऊंची भूमि है, वहां पर पहाड़ियां हैं। वहां पर क्या है, पहाड़ियां हैं। भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, तो पास में ही रेल की पटरियां गुजर रही हैं। ऊंची भूमि है, उधर से रेल की पटरियां गुजर रही हैं, अर्थात रेलवे लाइन बिछी हुई है, उधर से रेल है, ट्रेन है, वो गुजरती है। तो भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, वहां से रेल की पटरियां हैं वो, एंड रेलवे लाइन है वो बिछी हुई है, वहां से रेल गुजरती है खेत के पास से ही। ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ। और कवि कह रहे हैं कि मेरी ट्रेन का टाइम है वो अभी हुआ नहीं है। ट्रेन शब्द बच्चों, ट्रेन जो शब्द है वो व्याकरण में शब्द को हम देखें, शब्द हम पढ़ें तो उनमें किस में आता है, विदेशी शब्दों की श्रेणी में आता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द का हम अगर वर्गीकरण करेंगे तो उन्हें विदेशी शब्दों की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और हिंदी में इतना घुल मिल गया है। ट्रेन, रेल, दोनों ही शब्द ये बच्चों अंग्रेजी भाषा के हैं और हिंदी में इतने घुल मिल गए हैं कि वह हिंदी जैसे ही वो नज़र आते हैं। तो ये किस श्रेणी में रखेंगे इनको, विदेशी भाषा की। उत्पत्ति के आधार पर हम शब्द का वर्गीकरण करते हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो ये विदेशी शब्दों की श्रेणी में रहता है। टाइम, ये भी अंग्रेजी भाषा का वही शब्द है, विदेशी शब्दों की श्रेणी में ये रहेगा। तो कवि क्या कह रहे हैं कि और यहीं पास में भूमि है वो ऊंची भूमि है, उधर से रेलवे लाइन है वो बिछी हुई है, अर्थात ट्रेन गुजरती है, पटरियां बिछी हुई हैं। ट्रेन का टाइम नहीं है, ट्रेन का अभी समय नहीं हुआ, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर अभी मेरी ट्रेन का है वो समय नहीं हुआ, तो मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ यानी स्वतंत्र हूँ। स्वच्छंद का मतलब स्वतंत्र। तो कवि क्या है, अभी स्वतंत्र है, आजाद है, अर्थात वो खेत का जो दृश्य वो देख रहे थे वो और अभी देख सकते हैं। अभी ट्रेन का समय है वो हुआ नहीं है, जाना नहीं है, ट्रेन का समय नहीं हुआ, मैं स्वतंत्र हूँ क्योंकि अभी मुझे जाना नहीं है, इसलिए वो खेत को है और बारीकी से उसका सूक्ष्म निरीक्षण कर सकते हैं। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां, चित्रकूट की पहाड़ियां वहां पर खेत के पास में है। मैंने अभी बात किया कि पहले कवि ने तालाब का वर्णन किया, अब पास में ही रेल की पटरियां हैं और उन्हीं के पास में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, चित्रकूट की पहाड़ियां। अब बच्चों नाम आ रहा है अनगढ़। अनगढ़ का मतलब होता है उबड़ खाबड़। अनगढ़ का मतलब होता है उबड़ खाबड़, अर्थात ऊंची नीची पहाड़ियां जो सही ढंग से गढ़ी गई नहीं हो उनसे अनगढ़ कहते हैं, जो सही ढंग से गढ़ी। अब जो पहाड़ियां होती हैं उनको मनुष्य तो बनाते नहीं है, उसे सही ढंग से गढ़ा न जाए वो अनगढ़ कहलाती है। तो इनका निर्माण मनुष्य तो करता नहीं है, तो इनमें सफाई आए कि सबको एक लेवल में रख दिया जाए। ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, प्राकृतिक पदार्थ हैं,
तो ये जैसी होती हैं तो अनगढ़ पहाड़ियाँ, जो पर्वत होते हैं वो अनगढ़ ही रहते हैं, कहीं से ऊंचे कहीं से नीचे, इसलिए अनखड शब्द है। इसका अर्थ आप उबड़ खाबड़ से निकाल लीजिए। उबड़ खाबड़ कहीं से ऊंची कहीं से नीची, कहीं पर बीच में रास्ता भी है। तो चित्र की अनगढ़ पहाड़ियां हैं, उबड़ खाबड़ पहाड़ियां। चित्रकूट की उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां, कम ऊंची, उनकी ऊंचाई अधिक नहीं है, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां। यहां पर ध्यान से देखिए, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां, यानी सभी पहाड़ियां हैं वो क्या है, ऊंचाई उनकी कम है। पहाड़ियों की ऊंचाई क्या है, कम है। दूर दिशाओं तक फैली हैं, वो काफी लंबी दूर दिशाओं तक फैली हुई हैं, काफी लंबे क्षेत्र में वो फैली हुई हैं। तो कवि यहां पर क्या कह रहे हैं, ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, कि और यहीं से ऊंची भूमि है जहां से रेल की पटरियां हैं, वो बिछी हुई रेल की पटरियां बिछी हुई हैं, उधर से रेल गुजरती है। ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर स्वतंत्र हूँ, क्योंकि ट्रेन का अभी समय है वो हुआ नहीं है, इसलिए मुझे अभी जाना नहीं है। तो मैं और का दृश्य है वो देख सकता हूँ, यहाँ के प्राकृतिक वातावरण का जो दृश्य है वो कभी और देख सकते हैं, क्योंकि अभी उनके जाने का समय हुआ नहीं है, क्योंकि ट्रेन का समय अभी नहीं हुआ है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां, पास ही में चित्रकूट की उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं जिनकी ऊंचाई कम है, दूर दिशाओं तक फैली हैं, और वो काफी दूर दिशाओं तक अलग अलग फैली हुई हैं। तो काफी लंबे क्षेत्र में फैली हुई पहाड़ियां हैं। तो कवि आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवां के पेड़। बांझ भूमि, बांझ का मतलब होता है अनुपजाऊ, बांझ का मतलब होता है अनुपजाऊ। जिस भूमि पर अनाज उत्पन्न नहीं होता उसे क्या कह देते हैं, अनुपजाऊ। जिस भूमि पर अनाज पैदा होता है उपजाऊ कहलाती है, और जिस पर अनाज पैदा नहीं होता अनुपजाऊ। तो ये बांझ भूमि है, क्योंकि पथरीली भूमि है, पहाड़ियां हैं, तो उधर क्या है, बांझ भूमि है। ध्यान रखना है, पथरीली पहाड़ियों की भूमि को बांझ भूमि कवि कह रहे हैं, क्योंकि खेत में तो हमने देखा था फसलें खड़ी हैं, वो भूमि है वो बांझ नहीं थी, चने की सरसों की फसल वहां पर खड़ी है, तो वो भूमि तो उपजाऊ थी। लेकिन ये पथरीली भूमि है पहाड़ों की, ये बांझ भूमि है जहां अनुपजाऊ भूमि है, जहां पर अनाज पैदा नहीं होता। इधर उधर रीवां की, वहां पर इधर उधर रीवां के पेड़ खड़े हैं, रीवां के पेड़ खड़े हैं। अब रीवां क्या होता है, एक कांटेदार पेड़ का नाम है। रीवां क्या है, एक कांटेदार पेड़, कंटीला पेड़ होता है, फैला हुआ रहता है, खूब उसके कांटे रहते हैं। तो कांटेदार कुरूप खड़े हैं, इधर उधर रीवां के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। तो उस बांझ भूमि पर इधर उधर है वो रीवां के बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, जो कि कांटेदार हैं और कुरूप हैं, कांटेदार हैं और कुरूप हैं। क्योंकि कंटीले वृक्ष हैं, झाड़ी की तरह वो होता है, तो उसकी छाया वगैरह कोई काम की नहीं होती है, कांटे होते हैं, इसलिए उससे कवि ने क्या कह दिया, कुरूप कह दिया। अब आगे देखिए, यहां पर हम बच्चों कुरूप खड़े हैं, यहां तक इसका एक भाग कर दें और यहां से हम प्रश्न उत्तर है वो निकालें। इसके जो प्रश्न उत्तर निकालें कहां से, वो यहीं से भूमि ऊंची है जहां से, यहां से लेकर हम प्रश्न उत्तर निकालें बच्चों। तो प्रश्न उत्तर पहला तो है, कवि ने स्वयं को स्वच्छंद क्यों कहा है। पहला प्रश्न तो ये बनता है, कवि ने स्वयं को स्वच्छंद क्यों कहा है। पहला प्रश्न तो ये बन गया कि कवि ने स्वयं को स्वच्छंद क्यों कहा है। तो कवि ने स्वयं को स्वच्छंद इसलिए कहा है, स्वतंत्र इसलिए कहा है, क्योंकि अभी उनकी ट्रेन का समय नहीं हुआ है, तो वो इस प्राकृतिक माहौल को और अधिक देख सकते हैं, प्राकृतिक दृश्य को, इस खेत के दृश्य को वो और अधिक, गांव के इस सुनहले वातावरण को वो और अधिक देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी ट्रेन का अभी समय नहीं हुआ है, इसलिए स्वयं को कवि ने क्या कहा है, स्वच्छंद कहा है। दूसरा यहां से बनता है चित्रकूट की अनगढ़। तो दूसरा प्रश्न यहीं से बना लो
कि चित्रकूट की पहाड़ियों, चित्रकूट की पहाड़ियों को कवि ने अनगढ़ क्यों कहा है? चित्रकूट की पहाड़ियों को कवि ने अनगढ़ क्यों कहा है? तो देखो, जो पहाड़ियाँ होती हैं, कवि ने चित्रकूट की पहाड़ियों को अनगढ़ क्यों कहा है? क्योंकि जो अनगढ़ का मतलब होता है जो ढंग से नहीं गढ़ी गई हो, जो ठीक तरीके से नहीं गढ़ी गई हो, उबड़ खाबड़ जो होती हैं। तो चित्रकूट की पहाड़ियों को कवि ने अनगढ़ इसलिए कहा कि उनका निर्माण है मनुष्य ने नहीं किया, तो उसमें वो पैनापन है, तिखापन है, वो नहीं है, संतुलन आपस में नहीं है, बराबर नहीं है वो, क्योंकि वो प्राकृतिक पदार्थ हैं और प्राकृतिक पदार्थ प्रकृति की देन है, तो वो जैसे होते हैं वो वैसे ही रहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, पहाड़ियों के आसपास की भूमि को बांझ भूमि क्यों कहा गया है? आगे कहा बांझ भूमि पर, तो पहाड़ियों के तो पहाड़ियों के पास की भूमि को बांझ क्यों कहा गया है? पहाड़ियों के पास की भूमि को बांझ क्यों कहा गया? उस भूमि को कवि ने बांझ क्यों कहा है? ठीक है, तो वहां पर पहाड़ियों के आसपास की भूमि है वो पथरीली भूमि है जिस पर अनाज पैदा नहीं हो सकता, इसलिए कवि ने उसे क्या कह दिया? बांझ भूमि कह दिया। रीवा के वृक्षों को कवि ने कुरूप क्यों कहा है? फिर चौथा प्रश्न बनता है कि रीवा के इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं, हमने ये देखा था। तो रीवा के वृक्षों को कवि ने, रीवा के वृक्षों को कवि ने कुरूप क्यों कहा है? कुरूप क्यों कहा है? तो रीवा के वृक्ष हैं तो उसमें कुरूप क्यों कहा है? तो इस पंक्ति को देखें, कांटेदार कुरूप खड़े हैं, तो वो कांटेदार है। रीवा वृक्ष जो होता है वो कंटीला होता है, उसकी छाया भी किसी काम की नहीं होती है, कांटे रहते हैं उसके, इसलिए कवि ने उसे क्या कह दिया? कुरूप कह दिया। ठीक है, तो ये यहां तक हो गया बच्चों। अब हम आगे का पढ़ते हैं। कांटेदार कुरूप खड़े हैं, यहां तक हो गया। तो रीवा के वृक्षों को कवि ने कुरूप क्यों कहा है? क्योंकि रीवा के वृक्ष हैं वो कंटीले होते हैं, उनकी छाया भी किसी काम की नहीं होती है। फिर आगे आता है, यहां तक अपना खत्म हुआ, कांटेदार कुरूप खड़े। उससे आगे देखो, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुगे का स्वर टें 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 टें, सुन पड़ता है वन स्थली का हृदय चीरता। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुगे का स्वर। सुगे का मतलब होता है बच्चों तोता, सुगे का मतलब होता है तोता। कवि कह रहे हैं कि वहीं पास में मीठे मीठे रस में, अर्थात तोते की आवाज को कवि ने मीठी बताई है, मधुर आवाज बताई है। आवाज का, वाणी का बहुत अधिक महत्व भी होता है बच्चों। तो तोते की जो आवाज है वो बड़ी मधुर होती है। तो कवि कह रहे हैं कि वहीं पर पास में ही मीठा मीठा रस टपकाता हुआ मधुर स्वर है, वो तोते का स्वर सुनाई पड़ रहा है। टें टें से तोते का स्वर है वो मधुर स्वर सुनाई पड़ रहा है। तो इस पंक्तियों का अर्थ क्या हो जाएगा? सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुगे का स्वर टें 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 टें। कवि कह रहे हैं कि पास में ही एक बहुत ही मधुर ध्वनि, रस टपकाती हुई ध्वनि, तोते की जो ध्वनि है वो टें 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 के रूप में सुनाई दे रही है। तो कवि ने तोते की ध्वनि को मधुर ध्वनि यहां पर बताया। फिर है, सुन पड़ता है वन स्थली का हृदय चीरता। यहां पर एक प्रश्न भी बन जाता है, कवि को सुग्गे का स्वर, कवि को सुग्गे का स्वर
तुगे का स्वर कैसा लगता है? मधुर या बहुत ही मीठा रस टपकाता हुआ लगता है। ठीक है। सुन पड़ता है वन स्थली का हृदय चीरता, और पास में ही वन स्थली जो है, जो जंगल, वन स्थली का मतलब क्या है? जंगल। वन स्थली का मतलब जंगल। तो पास ही जंगल में, जंगल के हृदय को चीरता हुआ एक स्वर और सुनाई देता है। पास में ही जंगल जो है उसके हृदय को चीरता हुआ, जंगल को भेदने वाली, दूर दूर तक सुनाई देना। हृदय चीरता का मतलब क्या होता है? दूर दूर तक सुनाई देने वाली आवाज, दूर दूर तक सुनाई देना। तो दूर दूर तक जो आवाज सुनाई देती है उसे कहते हैं हृदय चीरने वाली आवाज, ध्वनि। तो कवि कह रहे हैं कि एक तो पास में तोते का बहुत ही मधुर रस टपकाता हुआ स्वर सुनाई पड़ रहा है टें टें के रूप में। दूसरा क्या सुन पड़ता है कि दूसरा कवि कह रहे हैं कि वहीं पर पास में एक ध्वनि और सुनाई दे रही है जो कि जंगल के हृदय को चीरती हुई दूर दूर तक सुनाई दे रही है। तो वो ध्वनि किसकी है वो हम देखते हैं। कवि किसके बारे में बात कर रहे हैं यहां पर? उठता, क्या कह रहे थे कवि? सुन पड़ता है वन स्थली का हृदय चीरता, कि पास में एक ध्वनि और सुनाई दे रही है जो इस वन स्थली, जो जंगल है, उसका हृदय चीरता हुआ स्वर सुनाई देता है। उठता गिरता, कभी वो उठता गिरता स्वर कभी तेज होता है कभी मंद होता है। कभी ध्वनि है वो तेज सुनाई देती, तीव्र सुनाई देती है, तो कभी मंद हो जाती है। उठता गिरता का मतलब होता है कभी तीव्र गति से सुनाई देना तो कभी मंद ध्वनि सुनाई पड़ती है। सारस का स्वर, वो ध्वनि किसकी है? सारस की है। सारस पक्षी की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, सारस पक्षी। तो कवि कह रहे हैं कि पास में एक बहुत ही मधुर ध्वनि सुनाई पड़ रही है, वहां पर ही चित्रकूट की पहाड़ियों के आसपास में तोते की बहुत ही मधुर ध्वनि, रस टपकाती हुई ध्वनि टें टें के रूप में सुनाई पड़ रही है। और पास ही में एक ध्वनि और सुनाई पड़ रही है जो कि इस वन स्थली का, इस जंगल का हृदय चीरती हुई, अर्थात दूर दूर तक सुनाई देने वाली आवाज, कभी उठती है कभी गिरती है, अर्थात कभी तेज गति से सुनाई देती ध्वनि सुनाई देती है तो कभी मंद ध्वनि सुनाई देती है। सारस की टिरटो टिरटों की ध्वनि है वो सुनाई देती है। किसकी है ध्वनि? टिरटो टिरटों की ध्वनि सारस की ध्वनि है। मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, जहां जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। मन होता, कवि कहते हैं, अब सारस सॉरी ऐसे लिखा जाएगा। तो मन होता है उड़ जाऊं कवि, अब सारस की जो टेरटो टेटों की ध्वनि है, उठती गिरती ध्वनि है, कभी तेज कभी मंद होती हुई ध्वनि सुनाई पड़ती है इस वन स्थली के हृदय को चीरती हुई जो ध्वनि सुनाई दे रही है। तो कवि मन में सोचते हैं, कवि के मन में आता है कि कवि का मन करता है कि उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, कि मैं भी अपने पर फैलाकर, अपने पर का मतलब होता है पंख, पर का मतलब क्या होता है बच्चों? पंख, कि मैं भी अपने पंख फैलाकर इस सारस के साथ उड़ जाऊं। कवि कहते हैं कि मेरा भी मन करता है कि सारस पक्षी के साथ मैं भी अपने पंख फैलाकर इसके साथ ही उड़ जाऊं। कहां? जहां जुगल जोड़ी रहती है, जहां पर युगल जोड़ा रहता है, अर्थात युगल जोड़ी क्या होती है? नर और मादा की जोड़ी, नर व मादा की जोड़ी। तो सारस पक्षी हैं, नर और मादा की जो जोड़ी साथ में रहती है उनके साथ उड़ जाऊं हरे खेत में, जहां जुगल जोड़ी रहती है, जहां हरे खेत में, उस हरे हरे खेत में जहां पर ये युगल नर और मादा की सारस की जोड़ी है वो जहां साथ में रहती है उनके साथ जाऊं, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुपके चुपके। और मैं ये सच्ची प्रेम कहानी जो उनकी है सारस पक्षी की, वो मैं चुपके चुपके उनकी प्रेम कहानी को सुन पाऊं, चुपके चुपके मैं उनकी प्रेम कहानी को सुन पाऊं, ये कवि का मन करता है ऐसा। ठीक है, तो बच्चों ये अपना जो पाठ है ये तो होता ही है पूरा। अब थोड़ा सा हमें यहाँ पर जो ये हमने जो अंतिम पढ़ा है, जो ये पद, उसके थोड़े प्रश्न देख लेते हैं, उसमें कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। सारस का स्वर कैसा प्रतीत होता है? नंबर 1, सारस का स्वर, सारस का स्वर कैसा प्रतीत होता है?
एक पीछे भी आ गया था हमारे इस पद में। चुगिए का स्वर कवि को कैसा लगा था? तो बहुत ही मधुर रस तब का था। सारस का स्वर टीटों टीटों की ध्वनि है, ऐसा लगता है मानो कि वह है वन स्थली का हृदय चीर कर उनका उठता व गिरता मंद स्वर सुनाई दे रहा है। अगला प्रश्न है, सारस का स्वर सुनकर कवि के मन में क्या इच्छा होती है? दूसरा प्रश्न, सारस का स्वर सुनकर कवि के मन में क्या इच्छा होती है? सारस का स्वर सुनकर कवि के मन में क्या इच्छा होती है? तो सारस का स्वर सुनकर कवि के मन में इच्छा होती है कि वो भी अपने पंख फैलाकर उस पक्षी के साथ उड़ जाएं और खेतों में जहां पर ये युगल जोड़ी रहती है नर व मादा की, उनके साथ बैठकर उनकी प्रेम कहानी को सुने। और तीसरा प्रश्न बच्चों ये बन सकता है कि वनस्थली का हृदय चीरता हुआ आया था पीछे, वनस्थली का हृदय चीरता हुआ से कवि का क्या आशय? से कवि का क्या आशय? वन स्थली का हृदय चीरता हुआ से कवि का क्या आशय? अर्थात सारस का जो स्वर है वो इतना तेज है, जैसे वन स्थली यानी जो जंगल है उसमें उनकी ध्वनि है वो दूर दूर तक सुनाई देती है। इसलिए कवि ने क्या कह दिया कि ऐसा लग रहा है मानो कि वन स्थली का हृदय चीरकर उनकी ध्वनि है वो दूर दूर तक सुनाई देती है। कभी मंद होती हुई तो कभी तेज होती हुई ध्वनि सारस की उन्हें सुनाई देती है। तो ये बच्चों अपना चैप्टर है वो पूरा होता है। अब हम कुछ प्रश्न उत्तर हैं वो देख लेते हैं बच्चों। तो प्रश्न उत्तरों को देखिए आप। पहला प्रश्न है, इस विजन में अधिक है, पंक्ति में नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का क्या आक्रोश और क्यों? इस विजन में यानी इस सुनसान जगह पे, जंगल में, पीछे आया था ना कि गांव का वातावरण है, ये पंक्तियां आई थी बच्चों कि इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। ये पंक्तियां पीछे आई थी कि इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। तो यहाँ पर नगरीय संस्कृति, व्यापारी जो नाम आया था ना व्यापारिक नगर, वो किसके लिए आया था? नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का क्या आक्रोश है कि नगरीय संस्कृति में आपस में भागदौड़ की वजह से प्रेम है वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। वहाँ पर प्रेम अगर देखेंगे तो युवक युवतियों में, नए युवक युवतियों के माध्य थोड़ा बहुत नज़र आता है, लेकिन बाकी आपस में कोई प्रेम वगैरह नहीं होता। जिस प्रकार गांव में जो प्रेम का माहौल रहता है, आपस में एक दूसरे का सम्मान होता है, वैसा वहाँ पर नहीं होता है। सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता होगा कि सरसों के फूल खिल चुके हैं, पीले रंग के फूल आते हैं, तो सयानी का मतलब होता है कि वो अब समझदार हो गई है, युवती हो गई है, विवाह योग्य हो गई है, इसलिए अपने पीले हाथ करके वो विवाह मंडप पे पधारी है। अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। तो अलसी है, अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। तो अलसी का जो पौधा है उसे कवि ने एक कृष्णगात्री नायिका के समान उनका वर्णन किया है कि वह नायिका जो अपने रूप रंग पर घमंड करती हो, गर्व करती हो। अलसी है वो चने के पौधे के पास जबरदस्ती उगी हुई है, उसकी देह पतली है, कमर भी पतली है, और वो अपने रूप रंग पर, अपने माथे पर उसने नीले रंग का फूल लगा रखा है, और अपने रूप रंग पर वो गर्व करने वाली नायिका के समान है। अलसी की, और वो कहती है कि वो अपना हृदय उसी को देगी जो उसको कोई छू कर दिखाएगा, उसे अपने हृदय का दान देगी, अर्थात उसे अपना दिल देगी। अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है? अलसी के लिए हठीली विशेषण शुरू में आया था पाठ में बच्चों कि पास से मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली। चने का जब कवि वर्णन कर रहे थे तो कह रहे थे कि
पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली। तो अलसी के लिए कवि ने हटीली विशेषण का, यानी हठपूर्वक, अर्थात चने के पौधे के पास वह हठपूर्वक उगी हुई है, इसलिए कवि ने उसे हटीली कहा है। बार बार हवा के स्पर्श से उसका तन है वो हिलता रहता है। चांदी का बड़ा सा गोल खंभा में कवि की किस सूक्ष्म कल्पना का आभास होता है? सूक्ष्म कल्पना ये है बच्चों कि जब तालाब के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो सूर्य की आकृति उस तालाब में दिखाई दे रही है, जिसे कवि ने एक बड़ा सा गोल खंभा कहा है। फिर आता कविता के आधार पर चने का सौंदर्य अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। तो चने का जो पौधा है बच्चों, वो ठिगना पौधा होता है, फैला हुआ रहता है, उसकी ऊंचाई कम होती है, उस पर गुलाबी रंग का फूल खिलता है। तो कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो कि वह सज धज कर बिल्कुल तैयार होकर एक नायक की भांति खड़ा है। कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कहाँ कहाँ किया है? तो बच्चों, कवि ने प्रकृति का मानवीकरण बांधे मुरेठा शीश पर, ऐसी पंक्तियों में सरसों हाथ पीले कर लिए हैं, सरसों की बात जहाँ पर कर रहे थे, एक चांदी का बोरा गोल सा खंभा, कई पंक्तियों में मानवीकरण कर दिया, मानवीय क्रियाकलापों का आरोप इन पर कर दिया गया। कविता में से उन पंक्तियों को ढूंढिए जिनमें निम्नलिखित भाव व्यंजित हो रहा है। और चारों तरफ सूखी और उजाड़ जमीन है, लेकिन वहां भी तोते का मधुर स्वर है वो स्पंदित हो रहा है। तो सुन पड़ता है मीठा मीठा रस सुगे का स्वर। चारों तरफ सूखी और उजाड़ जमीन है, लेकिन वहां भी तोते का मधुर स्वर स्पंदित हो। पंक्तियों को तो कहां से लिखेंगे आप? चित्रकूट की अनुकूल चौड़ी कम ऊंची पहाड़ियों, दूर दिशाओं तक फैली हैं, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। कौन कौन सी पंक्तियां आएगी? कि चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियों, दूर दिशाओं तक फैली हैं, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुगे का स्वर टें टें टें। ये पंक्तियां हैं, वो इन पंक्तियों का अर्थ है वो दर्शा रही हैं। तो ये प्रश्न हो गए बच्चों। अब एक और है, और सरसों की न पूछो। उक्त पंक्ति में बात को कहने का एक खास अंदाज है। हम इस प्रकार की शैली का प्रयोग कब और क्यों करते हैं? और सरसों की न पूछो। हम ऐसे कई बार बात करते हैं, किसी बात को ज्यादा तवज्जो दिलाने के लिए, ज्यादा सम्मान दिलाने के लिए, ज्यादा ध्यान आकर्षित करने के लिए हम कहते हैं कि इसकी तो मत पूछो। ऐसा कहकर हम बात शुरू करते हैं कि इसकी तो मत पूछो। तो ऐसे शब्दों का, ऐसे वाक्य का प्रयोग हम क्यों करते हैं? ऐसी उक्ति का प्रयोग हम क्यों करते हैं? किसी बात को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, उस पर विशेष ध्यान केंद्रित कराने के लिए। काले माथे और सफेद पंखों वाली चिड़िया आपसी की दृष्टि में किस प्रकार के व्यक्तित्व का प्रतीक है? काले माथे वाली और सफेद पंखों वाली चिड़िया, ये समाज में जो लोग होते हैं दूसरों का शोषण करते हैं, उन लोगों की प्रतीक है। जिस प्रकार से मछली जो है वो पीड़ित है, और काले माथे वाली चिड़िया आ रही है, बगुले जो हैं वो क्या है? शोषक वर्ग हैं, जो लोगों का शोषण करते हैं, चुपचाप अपना कार्य कर जाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों अपना जो चैप्टर है वो पूरा होता है। हम अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप ध्यान से